मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो सिद्धार्थ गौतम के जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखती है, जिससे प्रेरित होकर के वो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध कहलाए। तो आइए हम समय को न गंवाते हुए उसको हम शुरू करते हैं। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, वहाँ उस राज्य के, उस देश की, उस गणराज्य की एक ऐसी परिकल्पना थी जो हम नहीं कर सकते थे। 20 वर्ष की आयु होने पर हर एक युवक उस संघ में जो राजकुमारों की संख्या में होता था, उनको उस संघ में दीक्षित होना पड़ता था। शाक्यों का अपना एक संघ भवन था, जिसे वह संघागार कहते थे। यह कपिल वस्तु में ही था। संघ सभाएं संघागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोधन, जो सिद्धार्थ के पिता थे, उन्होंने संघ के सामने एक पत्र प्रमुख रखा और तदनुसार कपिल वस्तु में शाक्यों के संघागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में प्रमुख ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ कुमार को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और अपने संघ को संबोधित किया। शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। वहाँ उस संघ की एक परंपरा हुआ करती थी कि जो है, जिसको संघ में सम्मिलित होना होता है, उसके पिता द्वारा उसको प्रस्ताव रखा जाता है और सेनापति उस पूरे सभागार के प्रति उस बीच में खड़ा होकर के इस प्रस्ताव को पढ़ता है। और वहाँ के एक नियम था, यदि वो प्रस्ताव 3 बार पढ़ा जाता था, उसका कोई विरोध नहीं करता है, तो फिर वो जो है प्रस्ताव पास कर दिया जाता था। इसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम के लिए भी और प्रस्ताव रखा गया और वो पास कर दिया गया। तो जो उस संघागार के, उस संघ के नियम थे, फिर उसको सिद्धार्थ को आगे बताया गया। तो आइए उस नियम के बारे में हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को कौन सा नियम बताया जाता है। तो सर्वप्रथम जो उस संघ का मुखिया होता है, वो खड़ा होता है और सिद्धार्थ को कहता है कि क्या आप इस नियम से वाकिफ हैं। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि नहीं, मैं उस नियम को नहीं जानता हूँ। तो मुखिया बोलता है, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य होते थे या होने चाहिए। उसने उन्हें एक एक करके क्रम में गिनाया। आपको अपने तन, मन और धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। नंबर 2, अपने संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। आपको बिना किसी भी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर कह देना होगा। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर वैसा कहना होगा। इसके आगे मुखिया ने कहा, जो वहाँ का पूर्व प्रधान था, उसने आगे कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने से संघ के सदस्य ना बने रहेंगे। यदि आप उसके प्रति उल्टा कार्य करते हैं या कुछ घृणित कार्य करते हैं तो आप संघ के सदस्य नहीं बने रह सकते हैं। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे।
चोरी करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। झूठी साक्षी देने पर संघ के सदस्य न रह सकेंगे। ये सारी प्रतिज्ञाएं सिद्धार्थ के सामने पढ़ी गई और सिद्धार्थ गौतम ने उसे पूर्ण रूप से सच्चे मन से स्वीकार करते हैं। तो आइए उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटती है जो सिद्धार्थ के लिए भी बहुत दुखदाई होती है और उनके पूरे परिवार के लिए भी बहुत असहनीय दुख होता है। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके हैं। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी। संघ के सदस्य की हैसियत से उसका आचरण आदर्श था। वह सबका प्रिय बन गया। मेरे प्यारे धर्म बंधुओं, सिद्धार्थ ने इन सभी आज्ञाओं का ऐसा पालन किया कि वो सबकी नज़रों में एकदम अच्छे से अच्छे जो नवयुवक की होती है भावना, उस भावना से सब लोग दृढ़ संकल्प से उनके साथ लगे रहे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बहुत ही जटिल समस्या उस संघ के सामने पैदा हो जाती है। तो जटिल समस्या क्या है, आइए हम देखते हैं। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न। शाक्यों के राज्य में सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी का पानी राज्यों के विभाजक रेखा थी। मेरे प्यारे धर्म बंधुओं, जो नदी रोहिणी नदी बह रही थी, एक तरफ कोलिये के लोग रहते थे और दूसरी तरफ शाक्य गणराज रहता था। शाक्यों और कोलियों दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी का जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। वह विवाद कभी झगड़ों में परिणित हो जाते और झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोट खाई। जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है मेरे प्यारे धर्म बंधुओं, पानी के विवाद को लेकर के, और युद्ध की संभावना वहां पे हो जाती है। संघ के सभी लोग सभागार में एकत्रित किए जाते हैं। कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया, हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रामक कार्रवाइयां की है। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता। यह रुकना चाहिए और इसे रोकने की एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहे उसे बोले। वहाँ की एक परंपरा हुआ करती थी और उस सभागार में लोग एकत्रित होकर के सारे राज्य के मामलों को सुलझाया करते थे। तो ये जो मामला आया, राज्य तक आया, उस सभागार संघ तक आया और लोगों ने इकट्ठा होकर के वहाँ का जो मुख्य सेनापति था उसने युद्ध करने की घोषणा करने की बात कही। लेकिन सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।
इससे एक दूसरे में युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। मेरे प्यारे धम बंधुओं, सिद्धार्थ पूरे उस सभागार में अकेले खड़े हुए थे और वो सबको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि युद्ध से किसी भी चीज का हल नहीं निकलता है। और सिद्धार्थ इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी जाति की है। ऐसा यदि है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। मेरे प्यारे धम बंधुओं, पूरे सभागार को सिद्धार्थ अकेले खड़े होकर के समझाते हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, ठीक है कि हमारे आदमियों ने पहल की है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि सबसे पहले पानी लेने की यह हमारी ही बारी थी। फिर जो है इन सभी बातों के अदलाव और बदलाव बातचीत चलते रहे, लेकिन उस विवाद का कोई हल नहीं हुआ और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि सिद्धार्थ को सेनापति और सिद्धार्थ के बीच में विवाद बड़ा हो गया। तो दोनों को समझाने के लिए उसमें मत का अर्थात वोटिंग किया गया और उसके द्वारा उसका हल निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बाद में सिद्धार्थ गौतम को, जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन हैं, तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद है कि यह करना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं अपनी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ की याद करो जो तूने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन ना करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के पात्र या भाजन बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निसंदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का पात्र मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और सिद्धार्थ को विद्रोही कहा गया और उन्होंने इसके लिए विद्रोह की कि रोहिणी नदी का पानी लेने के लिए दोनों जनमत में इतना विस्तार और भयंकर वाद विवाद हो गया कि संघ ने सिद्धार्थ गौतम को देश से निकलने का वाहन किया और इस युद्ध में भाग न लेने से उनको देश निकाला दे दिया गया। बस आज के लिए इतना ही है मेरे प्यारे धम बंधुओं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। नमो बुद्धाय। देखते रहिए बुद्धवाणी प्रसारण। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।